एक एडवोकेट के लिए एथिक्स कितने मायने रखते हैं? ये तो मिथ है। सब निचोड़ लेते हैं डॉक्टर और लॉयर्स। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मर्डर करा है। तो शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि दूर ही रहें तो बेहतर है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, बट हु आर अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ऐसा है कि आपके बीच में फिजिकल वायलेंस इज अ फॉर्म ऑफ लव। ऐसा नहीं है आपने लॉ कर ली तो अब नोटों के गद्दों में सोगे, लेकिन पति क्या करता है, चाय बना देता है अपनी भाई। बट वीडियो में ऐसा है कि देखिए बच्चे को पकड़ के मार रहे हैं पुलिस वाले। यू कैन ओनली गेट द परमिशन इफ यू नो समवन। तो आप यहाँ 250 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते। फर्स्ट थिंग इज कभी स्ट्रेस ही नहीं लेना। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। लॉ इज नॉट रेमेडीलेस। व्हाट आर द लूप होल्स प्लीज, ये तो बताना पड़ेगा आपको। वी कैन नॉट क्रिएट एविडेंस, वो तो इलीगल चीज़ है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज अपॉन द फादर, तो एवरी ऑफेंस इज अ ग्रेव ऑफेंस। क्योंकि अगर आप ऑफेंस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं there is something fishy. हाय, नमस्ते, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीस्ट कास्ट के टेक 3 में। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शुभम भवानिया जी। बहुत बहुत वेलकम है आपका। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया। आप कैसे हैं भाई? एकदम बेस्ट। तो हमेशा की तरह जो मुझे समझ में आता है कि एक इंसान अपना इंट्रोडक्शन बेस्ट देता है, इसी वजह से आई आस्क भवानिया सर कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। नाम तो आपने बता ही दिया है हमारा। मैं एडवोकेट हूँ, देहरादून और हाई कोर्ट नैनीताल में प्रैक्टिस करता हूँ। सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लाइक फॉर 6 years नाउ। ओके। I did my college back in 2017 from Pune Symbiosis Law School. Then I did my LLM, and now from then onwards I am practicing over here. Okay. I started my work from NGT Delhi, National Green Tribunal. Then I moved back to my hometown. Okay. And then ever since I am here for good and practicing. देहरादून आपको वापस खींच लाया। वापस खींच लाया। सो भाई, देहरादून क्यों? मतलब कहीं और भी करना चाहते थे कि देहरादून से प्यार है इस वजह से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? It is a good place to live, good place to work. Everything is good. Why to run over here and there? क्यों इधर उधर भागना है? There are always reasons to stay back in Dehradun, isn't it? Many reasons. So हमारे साथ हैं श्रेय गरोला, जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इनका भी लॉ से एक गहरा नाता है, जिसके बारे में वो खुद आपको बताएंगे। मैं अभी लॉ पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। कल एग्ज़ाम भी है मेरा टॉट्स का। फर्स्ट एग्ज़ाम है एक्सटर्नल फर्स्ट सेमेस्टर का। बाकी आई चूज़ लॉ बिकॉज मेरे को पावरफुल बनना था। तभी इतनी सारी स्ट्रीम्स के बाद, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमबीए के बाद आई चूज़ लॉ। सो भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ना थोड़ा कम एजुकेटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। Even history shows it. Mahatma Gandhi was a lawyer, Nehru ji was a lawyer, Barack Obama was a lawyer. तो भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको इंडिया को जानना समझना है डीपली, तो आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं? अगर आपको इंडिया को नहीं, किसी चीज़ को भी जानना है, आपको किताबें पढ़नी है, रियल लाइफ सिनेरियोज देखने हैं, उनके बारे में पढ़ना है। नॉट ओनली लॉ, you should have the acumen to grasp new things and read and learn new things. So we active participation रहता है सोसाइटी में, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, गुड एंड बैड्स, बोथ यिंग एंड यांग। तो ऑब्वियसली हमारा जो नॉलेज बैंक है वो इंक्रीज होगा ही होगा। ओके। सो भाई, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में ये रहता है एक लॉयर के लिए कि भाई एक लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क क्या होता है? See, when you complete your course, your LLB or BA, BBA, LLB, whatever, जैसी आप पे LLB की डिग्री आ जाती है, you are a lawyer. Okay. But to become an advocate, you have to get yourself registered in the Bar Council of the state and then Bar Council of India. ओके। तो आप एडवोकेट हो जाते हो और देन यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। आप रियल लाइफ केसेस, जो केसेस होते हैं, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी XYZ पार्टी को एडवोकेट बन के। बट अ लॉयर कैन नॉट डू दिस। लॉयर कैन ओनली कंसल्ट, ही कैन वर्क इन कॉर्पोरेट्स, ही कैन कम ऑन अ पे रोल। तो फिर वो जो हम देखते हैं मूवीज में दलीलें हो रही है, वो नहीं दे सकते, फिर वो लॉयर नहीं दे सकता, वो एडवोकेट चाहिए उसको। उसके लिए एडवोकेट चाहिए आपको। ओके। सो इस पूरे जो ये प्रोसेस है लॉयर से एडवोकेट बनने का, इसमें कुछ टाइम कंज्यूमिंग है कि फटाफट हो जाता है? तो फर्स्ट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द स्टेट बार काउंसिल। सो दैट रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 2 years. And meanwhile,
every 6 months there is an examination called AIBE, All India Bar Council examination. You have to give the test and you have to pass the test. Then your registration gets permanent and you can practice anywhere in India. तो भाई एक सबसे पहले जो मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो एक लॉयर, एक एडवोकेट के साथ होने वाला है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि जैसे हमें मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है, एक नरेटिव दिया जाता है कि एक जो लॉयर है, एक जो एडवोकेट है, वो सक्सेसफुल बंदा है बहुत, उसका एक ऑफिस है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसकी एक हॉट सी सेक्रेटरी भी है, मतलब दिखाया जाता है ऐसा, और एक कॉल पे सारे काम हो रहे हैं और एक साइनिंग अमाउंट 1 CR ले रहा है वो। तो जो ये दिखाया जाता है और जो सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी, वो क्या ऑपोजिट है इसकी या बीच में कहीं स्टैंड करती है? जो मीडिया में दिखाया जाता है वो भी करेक्ट है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज देयर आर लॉयर्स जो वैसे सही में हैं जैसा हमें दर्शाया जा रहा है इन मीडिया। ऐसा नहीं है आपने लॉ कर ली तो अब नोटों के गद्दों में सोगे। लेकिन सी टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर देयर इज ओनली वन थिंग विच इज मैंडेटरी। आई मस्ट से 2 थिंग्स, गुड कम्युनिकेशन एंड द फर्स्ट थिंग विच शुड बी इज योर रीडिंग हैबिट्स, आपकी जिज्ञासा टू नो थिंग्स मोर एंड मोर। अगर आपके अंदर ये 2 चीज़ें हैं तो देर आर वेरी प्रिटी गुड चांसेस कि आप यू विल सक्सीड इन द करियर। तो भाई मुझे ये बताओ कि जो आपका एक डेली रूटीन होता है एक एडवोकेट का, वो कैसा होता है? उसमें कितनी पर्क्स आपको मिलती हैं डेली बेसिस पे और कितने त्याग आप देते हो अपने काम के लिए? तो 8 बजे, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 8 बजे हम डेस्क पे बैठ जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। फिर हम प्रिपेयर करते हैं कि हमारे केसेस अब क्या क्या लिस्ट हो रहे हैं, ये तो हमें पता ही होता है पहले से, लेकिन किस में किसने क्या करना है, हमें क्या आर्ग्यूमेंट होनी है, फाइल गो थ्रू करते हैं। कई बार सुबह सुबह क्लाइंट मीटिंग्स हो जाती हैं, फिर देन वी गो टू द कोर्ट। 4 बजे तक जजेस की सीटिंग होती है टिल 4, तो 3:34 इट गेट्स ओवर। फिर हम अपना लंच करके, कई बार लंच का भी समय नहीं मिलता है, कई बार इतना हेक्टिक हो जाता है, तो शाम 8:30-9 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। वहीं पे अब अपकमिंग वीक के केसेस, उन पे रिसर्च वर्क चलनी है, ड्राफ्टिंग होनी है, न्यू केसेस फाइल होने हैं, या जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें कोई पिटीशन ऐड ऑन होनी है, या क्लाइंट के कोई क्वेरीज़ हैं उनसे हमें मीटिंग करनी है। तो ये सब चलता रहता है, मोस्टली रिसर्च वर्क काफ़ी होता है। तो भाई एक बात बताओ कि आप पे इतना काम रहता है, एक गिवन मोमेंट में शायद बहुत सारे केसेस आपके पास रहते हों, डिफरेंट वेज के, अलग अलग लोग, उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी अपने से कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे में आप अपने लिए पर्सनल टाइम कैसे निकालते हो या क्या करते हो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए? सी फर्स्ट थिंग इज़ कभी स्ट्रेस ही नहीं लेना है। अगर मैं ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊंगा तो फिर मैं सामने वाले की मदद ही नहीं कर पाऊंगा कभी। तो वी हैव टू बी काम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी लूज़ नहीं करना है अपना मेंटल स्टेट। तो मैक्सिमम काम तो यहीं हो जाता है। और अब ये कि वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब अपने लिए समय कैसे निकालते हैं हम, तो अगर आपको कुछ भी करना ही है तो आप दुकानदार को ही देख लो, वो 10 बजे तक दुकान पे बैठा रहता है। तो वही है, हमें भी मतलब अगर पूरा कंप्लीट करना है तो इट टेक्स टाइम, काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रोफेशन उसके लिए है जो पढ़ना चाहता है। इफ़ यू वांट टू बी अ एडवोकेट और लॉयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ लॉयर एंड और एडवोकेट, तो फिर बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपको स्टेप इन करने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, आपको कितना समय देना पड़ेगा, और ये प्रोफेशन डिमांड करता है। ये हसल है यहाँ की। हसल तो नहीं बोलेंगे, अगर आप इसके लिए रेडी हो तो हसल नहीं है। यू नो वॉट यू हैव टू डू। तो भवानिया जी, मुझे एक बात बताओ कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एक एडवोकेट के लिए एथिक्स कितने मायने रखते हैं या मोरालिटी कह सकते हैं? आई थिंक 11 11? डेफिनेटली। हाउ? आपको कोई ट्रस्ट कर रहा है, अपना केस आपको हैंडल करने के लिए दे रहा है, तो जो एथिक्स हैं आपके, मॉरल एथिक्स एज वेल एज लीगल एथिक्स, आपको अलाउ ही नहीं कर सकते कि आप इनजस्टिस कर दो किसी के साथ। तो भाई मुझे ये बताओ कि मान लो एक ऐसा केस आता है वेयर यू नो
कि जो आपके पास इंसान आया है उसने गलती करी है, उससे गुनाह हुआ है, बट एज एन एडवोकेट आपकी भी एक लाइबिलिटी बनती है कि आप उसे प्रोटेक्ट करो. एम आई रॉन्ग अबाउट इट? लाइबिलिटी नहीं बनती, लीगल एथिक्स होता है एथिक्स, कि आई कैन नॉट से नो टू एनीबडी. हाँ, लीगल एथिक्स. आपकी मोरालिटी कितना आती है? So- मोरल कंपास कहते हैं. सो एज अ एडवोकेट, एज एन एडवोकेट, हमारी ड्यूटी है टू पुट फोर्थ द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. ओके. हमें ये नहीं बताना है कि मेरा क्लाइंट सही है या गलत है, मैंने पूरे फैक्ट्स बताने हैं. बट इट इज़ द जज ओके. हु हैज़ टू डिसाइड ही इज़ गिल्टी और नॉट. बट आप जो फैक्ट्स बता रहे हो, यू नो दैट ये बंदा आपका क्लाइंट है एंड यू डोंट वांट हिम टू सफ़र, ऑफ कोर्स, बिकॉज आप उसके लिए लड़ रहे हो केस. तो वहाँ पे आपको जब पता है कि इसने गलत किया है, फिर भी आप फैक्ट्स तो वही दिखाओगे ना जिससे जो सामने वाली ऑपोजिशन है उनके फैक्ट्स कमज़ोर पड़े, आपका केस स्ट्रांग हो. तब वहाँ पे आप अपने आप को क्या समझाते हो कि मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रू फैक्ट्स बताने हैं. अब फैक्ट्स को आप कॉइन के दो हिस्से की तरह देख सकते हो. एक फैक्ट ये होगा, हाँ इसने, फॉर एग्जांपल मर्डर केस, हाँ इसने मर्डर करा है, और फॉर कोई सा भी एग्जांपल उसने सही में करा है मर्डर. एक फैक्ट तो ये हो गया इसने मर्डर करा है. सेकंड फैक्ट ये हो गया कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मर्डर करा है, प्राइवेट डिफेंस में ऐसा कर दिया है. ये मर्डर करना नहीं चाहता था, इससे हो गया है. एंड फैक्ट रिमेन. बट ही इज ट्राइंग टू से इफ यू नो द फैक्ट कि ये एक सोचा समझा उसने प्लान्ड मर्डर करा है, ठीक है, उस पे पिस्टल है, उसने चाहे सडन प्रोवोकेशन में उसने गोली मार दी उसको, और तुम्हें पता है कि उसने गलत किया है, यू नो एवरी स्टेप की हैज टेकन एवरी स्टेप रॉन्ग. तो उसमें फिर वो यही पूछ रहा है कि आपके मॉरल एथिक्स, आपको कैसा लगता है कि आपको मॉरल एथिक्स कहाँ चलते हैं? मर्डर किया है और सडन एंड ग्रेव, मैं एग्जांपल है ये, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आपने मर्डर किया है, आपकी हर चीज़ चेंज हो जाएगी वहाँ पे, आपका केस ही चेंज हो जाएगा. तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है करेक्ट फैक्ट दिखाना जो एज पर सर्कमस्टांस हुआ है. तो मर्डर किया है तो ज़्यादा समय अंदर जाएगा या जेल में जाएगा. अब सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर इंसान मर जाता है, उसकी सज़ा कम हो जाएगी. सेल्फ डिफेंस में वो मर गया है या उसने गोली चला दी है, उसका पैर ज़ख्मी हो गया है, तो अलग सज़ा, अलग टेंजेंट बन जाएगा. तो दिस इज़ हाउ कि वी कैन हेल्प पीपल दिस वे. अब वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट इसने मर्डर नहीं करा है, लेकिन बहुत सजा कम कराना हमारा काम, मतलब एडवोकेट नहीं, बचाना भी हमारा काम है. अगर आपने करा ही नहीं है ऐसे, अगर मर्डर कर रहा है तो या हो गया, तो उसमें तो आपको सजा होगी ना. नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल, अगर आपने साबित होना चाहिए कोर्ट में एविडेंस कलेक्ट होगा, रिकॉर्ड होगा कि क्या किसने क्या किया, उस हिसाब से फिर जज अपना वर्डिक्ट देगा. ऐसे होता है. सो मुझे एक बार बताओ, जैसे आई गेस यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर एडवोकेट. ओके, तो एक बार बताओ मुझे, जितना मैंने सुना है इस बारे में कि यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत फ़ायदा देता है लोगों को, ऐसा कितना हद तक होता है और आपने क्या फील किया अपने प्रैक्टिस में? See, if your father or any other relative is a lawyer and you are a second gen lawyer, आपको एक हद तक पुश दे सकता है वो चीज़. एक हद तक आपको एक आपके लिए सिस्टम बहुत सॉर्टेड होगा. आपके लिए एक क्लटरनेस कम हो सकती है, बिकॉज आपके साथ आपका सीनियर जो है वो घर में ही बैठा है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जो क्लटरनेस है कम हो जाएगी, लेकिन इन दी एंड मेहनत तो आपने ही करनी है. वरना अगर आप सेकंड जेन लॉयर हो, आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, काम नहीं करोगे सही से, तो आप चली चलाई वकालत भी दुबा दोगे. यू हैव द कैलिबर टू डू इट. श्योर, ये तो है. तो इन दी एंड इट इज़ योर हार्ड वर्क. करेक्ट. बट हमने फिर कई बार ये भी देखा है कि कई लोग कहते हैं, लोगों का एक यही बेसिक सी मानने वाली बात है कि लोग ना एडवोकेट्स को, पुलिस को, इस सिस्टम को थोड़े नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनसे दूर रहो यार, इनसे दूरी भली है, इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, दोस्ती इसका दुश्मनी मैं सब. एक चीज़ पूछना चाहूँगा, फिर आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा. इसमें मुझे ऐसा लगता है ब्रो कि काफ़ी लॉयर्स, मतलब मैं ऐसे किसी, मतलब इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट
कि काफ़ी लॉयर्स ऐसा भी होता है कि एक किस्त बना देते हैं, चाहे लॉयर को पता भी होता है कि भाई हाँ इस चीज़ से आप ऐसे निकल सकते हो, क्योंकि लॉयर्स को ही पता होता है, एडवोकेट्स को ही पता होता है, एक नॉर्मल इंसान लेमैन को नहीं पता होगा कि भाई इस सेक्शन से या इसके द्वारा आप इस मतलब रास्ते के द्वारा आप निकल सकते हो। कई लॉयर्स गलत फ़ायदा उठाते हैं इन माई एक्सपीरियंस, कि वो एक सैलरी बांध देते हैं पूरे साल की कि भाई इस क्लाइंट से मेरे 3,000 तो महीने के आ ही रहे हैं, 2,000 इसका केस मैं आज ही छुड़वा सकता हूँ बट 6 महीने रखता हूँ। मतलब मेरे इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट। इज इट रॉन्ग और नॉट? This is not a good practice if it's happening. It happens. It happens. 70% it's happening, bro, in court. I think that. We cannot say the numbers, but it is not a good practice. Definitely not. तो भाई ये भी क्या एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में लोगों को फैसला आने में इतना टाइम लग जाता है? अगर कोई किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है या केस में फंस जाता है, दोनों पार्टीज चाहें, लॉयर्स भी चाहें कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन जिसको वर्डिक्ट देना है वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डनड है कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कभी 1 महीने में या 1.5 महीने में केस। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस एट देहरादून, एट उत्तराखंड की 7-8 दिन में पूरा एक केस सॉर्ट आउट हुआ है, वर्डिक्ट आया प्रॉपर, डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। देयर हैव बीन केसेस बट कम होता है, क्योंकि द पर्सन हु हैज़ टू लिसन द केस एंड ही हैज़ टू गिव द वर्डिक्ट, हु हैज़ टू रीड द केस, वो पहले से इतना ओवरबर्डनड है। आई थिंक 5 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग है, या मोर देन 5 6 करोड़, crores. ज़्यादा ही हो गए होंगे अब। हर सेकंड हर दिन बढ़ ही रहे हैं, हर दिन नए केस फाइल होते हैं, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये है कि अगर आप जल्दी चाह रहे हैं तो बड़ा जल्दी नहीं होता, जल्दी। तो शायद इसलिए लोग कहते हैं कि दूर ही रहें तो बेहतर है। हाँ, डॉक्टर और लॉयर से हर कोई दूर ही रहना चाहता है, इवन पुलिस या क्योंकि सब निचोड़ लेते हैं, आपका जितनी जमा पूंजी है सब निचोड़ लेते हैं डॉक्टर और लॉयर्स। नहीं तो होता है ध्यान से अपना लॉयर और डॉक्टर चूज करें जो आपके लिए बेनिफिट हो। क्यों? लेकिन इस चीज़ में एक और नेगेटिव पॉइंट इसका ये रहता है कि कई बार लोग जो इनोसेंट होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो ये सोच के कि यार कौन फंसेगा इस पचड़े में, वो नहीं जाते वकील के पास या पुलिस के पास कि मेरा टाइम वेस्ट होएगा, मेरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है बेसिकली। क्या मैंने देखा है कि लोग डरते हैं जाने में कि मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, बट जब गलती हो जाती है या तुमने कुछ कर दिया उसके बाद लॉयर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है लेट लगेगा। मतलब इन माय एक्सपीरियंस अगर आपके पास एक अच्छा लॉयर है तो वो आपको कभी भी उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा, वो पहले से ही आपके लिए सारा सॉर्टेड रखेगा कि सर आप ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, आपको कोई दिक्कत आउटेड नहीं आएगी। मतलब आपके लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हो गए तो आपको अब कोर्ट के ही सामने आना पड़ेगा, और कोई सेवियर है ही नहीं आपके लिए। तो अगर आप तब भी चुप होके बैठ जाओगे तो यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट्स, फिर तो नोबडी कैन हेल्प यू। ये है। कहीं लोग जैसे बिजनेसेस हैं, लोग काम करते हैं, तो वो पहले से ही CA लॉयर्स के टच में रहते हैं, कंसल्ट करते हैं कि हमें आगे कैसे करना है, जिससे आगे लीगल हैसल ना हो। कहीं लोग खुद से ही करके, कई बार हो जाता है उनके साथ प्रॉब्लम, कई बार नहीं होता, फिर वो आते हैं। तो उलझी हुई चीज़ को सुलझाना बड़ा मुश्किल है, और नई चीज़ अगर कोई क्रिएट हो रही है और उसे सुलझन से ही हम बनाए तो उनके लीगल राइट्स या वो प्रॉब्लम में आएंगे ही नहीं। तो ये डिफरेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको क्या एडवाइस देनी चाहिए इस मामले में कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि कौन फंसेगा इन चीज़ों में, उसके ऊपर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एक नॉर्मल इंसान को जिसका कोई बैकअप नहीं है, किसी को नहीं जानता? सबसे पहले तो एमिकेबली चीज़ें सेटल डाउन हो जानी चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, मतलब आपस में ही म्यूचुअली डिसाइड हो जाना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए। वो होता है तो बेस्ट है। आप लोग मतलब जिसके साथ भी कुछ हो रहा है उसके लिए वहीं सारा खत्म हो जाता है, आपको कोर्ट आना ही नहीं है। अगर नहीं आप हो पा रहा है तो आपको अपने लीगल राइट्स तो सेव करने ही है, आपको फिर आना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। इफ़ यू वांट टू सेव देम आपको आना पड़ेगा, जिससे चीज़ें सुलझें आगे, वरना तो जहाँ का है वहीं रहेगा। ये है बस।
भाई एक ना बहुत न्यू एज क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जो आजकल होने लगा है और जिसकी वजह से कई लोगों को हार्म भी हुआ है रियल लाइफ में। कई सारे लोग हर जगह फ़ोन निकाल के रखते हैं, वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटोज़ बन रही हैं, और कई सारे लोग कुछ लोगों की फ़ोटोज़ निकाल के वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी जैसे कोई लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ कर रहा रहा है, है। कोई बेचारा मान लो एक ड्रंकन स्टेट में कोई बेचारा सड़क पे गिर रखा है, उसकी वीडियो बनाई, लाइक्स और कमेंट्स के लिए वायरल कर दी, कॉमेडी वीडियो बना दी, उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन हार्म हुई है, उसको कहीं ना कहीं एक बैकलैश उसको मिला है, मे बी उसकी जॉब पे या करियर में, कुछ भी। ऐसे में जो इंसान है जिसके साथ ये हुआ है, क्या वो लीगल एक्शन ले सकता है या उसे लेना चाहिए? उसे अपनी जो खोई हुई उसकी जो एक पहचान है या इज्जत है, उसको वापस पाने के लिए लीगल एक्शन डेफिनेटली ले सकता है वो। स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ है जो इस चीज़ में उनकी हेल्प कर सकती है। ये साइबर क्राइम में भी आता है। आप डिफेम हो रहे हो, डिफेमेशन हो रही है आपके साथ, आप उस चीज़ के लिए फ़ाइट कर सकते हो। सबसे पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, ये करना ही गलत चीज़ है। लेकिन अगर हो रहा है तो यू कैन, इफ़ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट दिस। पुलिस रेमेडीज़ हैं आपके पास, एम्पल रेमेडीज़ हैं। साइबर बुलिंग बोलते हैं इसको। आप उसके अगेंस्ट साइबर सेल में जा सकते हो। रेमेडीज़, देयर आर ऑलवेज रेमेडीज़ फॉर ऑल दीज थिंग्स। लॉ हैज एवरी लॉ इज़ नॉट रेमेडीलेस, नेवर रेमेडीलेस। तो भाई आपने बताया कि इसको साइबर बुलिंग भी कह सकते हैं ना, ऑनलाइन थ्रेट्स वगैरह ये सब में आता है ये चीज़। तो अगर किसी के साथ ये चीज़ होती है, मान लो किसी के साथ ऐसा हो गया, चाहे अनचाहे किसी ने कर दिया, किसी ने जानबूझ के किया, किसी ने इतना डिफेम करने के लिए ना मैलिस लेके मन में किया ऐसा, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? व्हाट इज द प्रोसीजर ही शुड टेक? प्रोसीजर एंड फर्स्ट रिएक्शन क्या? आपको रिटन कंप्लेंट लेके, आप ओरल भी जा सकते हो, लेकिन इट इज़ बेटर आप रिटन कंप्लेंट लेके पुलिस अथॉरिटी में जाओ। वहाँ पे साइबर सेल होता है पुलिस अथॉरिटीज़ का, वहाँ पे कंप्लेन अपनी आप रजिस्टर कराइए, वहाँ पे दीजिए, उन्हें फैक्ट्स बताइए, और फिर पुलिस का काम है इसमें आगे कार्यवाही करना, जिसके लिए ही विल बी पनिश्ड एंड ही शैल बी पनिश्ड फॉर सच वर्क अगेंस्ट द पर्सन। सो इज इट अ ग्रेव ऑफेंस या ये? नो, एवरी ऑफेंस इज़ अ ग्रेव ऑफेंस। ओके। अब वो किताब के हिसाब से कम सज़ा ज़्यादा सज़ा हो सकती है, लेकिन ऑफेंस इज़ अ ऑफेंस एंड ऑफेंस इज़ एन ऑफेंस। राइट, नाइसली सेड यार, ऑफेंस इज एन ऑफेंस। राइट, तो ऐसे केस में किसी को फाइलिंग करनी चाहिए, अपनी कंप्लेंट लिख के। तो आपकी नॉलेज में कैसा किसी ने किया है, मतलब आपको किसी ने कंसल्ट किया हो इस बारे में? कल ही मेरे पास आए थे, तो किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो उनके पास थ्रेट्स वाले ईमेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं। तो नाउ दे व्हाट दे वांट टू डू इज़ गेट अ एफआईआर रजिस्टर्ड। सबसे पहले तो वही प्रोसेस है, हमें कंप्लेन करवानी पड़ेगी, फिर पुलिस को फैक्ट्स नरेट करके समझाना पड़ेगा, ऑफेंस मेड आउट होता है फॉर व्हाट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, उसे व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट ही इज मेकिंग, मतलब ही इज गेटिंग कि इफ़ यू डू दिस वी विल डू दिस विद यू। इफ़ यू डू, मतलब वो उसको अपना प्रोफेशनल ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अगर आप ये करते हो तो हम आपके साथ ये कर देंगे। तो ही नोज हु आर दे और व्हाट? ही डज नॉट नो, उसे पता ही नहीं कौन है, फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस से आ रहे हैं। तो कंप्लेन कैन बी अगेंस्ट अननेम्ड पर्सन्स ऑल्सो, और पुलिस के पास मैकेनिज्म है टू फाइंड आउट ये आ कहाँ से रहा है। तो भाई एक बात बताइए मुझे कि ऐसी चीज़ में एक ग्राउंड रियलिटी जो है, लीगल एडवाइसेस तो अलग है, लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी है, जब पुलिस काम करना शुरू करेगी तो उस इंसान को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कितने दिनों में या कितनी देर बाद उसको ये थ्रेट्स आने बंद हो, और जिन्होंने उनके साथ ये काम किया है उनको रोका जाए, बंद किया जाए, व्हाटएवर। सी इफ़ यू हैव योर प्रूफ्स एंड एविडेंसेस विद यू, तो पुलिस उस पर काम करेगी, और थोड़ा समय लग जाता है, ऐसा नहीं कि आज ही गए और 5 मिनट में आपका काम हो गया। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं। कई बार पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, प्री ट्रायल इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप जाओगे तो पुलिस इंक्वायर करेगी, आपसे भी करेगी, अगर आपने किसी का नेम ले दिया उसे भी बुलाएगी, पूछेगी भाई क्या है। कई बारी
मैटर अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि कोई सा भी मैटर हो सकता है। साइबर बुलिंग हो गया, पेटेंट का हो गया, पेटेंट छोड़िए, चलिए किसी लैंड को लेके कोई डिस्प्यूट आ जाता है, पार्टनरशिप को लेके डिस्प्यूट आ जाता है। पुलिस को समझने में भी, सोक इन करने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि हर चीज़ उनके लिए भी नहीं है। तो हो सकता है कुछ दिन भी लग जाए, 10-15 दिन भी लग जाए, लेकिन गलत हुआ है तो पुलिस करेगी, आपकी हेल्प बिल्कुल करेगी। ओके, श्योर। मतलब ये चीज़ें सुन के हमें भी थोड़ा और सपोर्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर इस डेट में किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, और होती ही है मुझे लगता है कभी ना कभी किसी के साथ, तो ऐसे में हमें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम नहीं बताते और कल इसकी वजह से कुछ बड़ा हार्म हमें हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी भी गलती होगी, बिल्कुल कि हमने बताया नहीं। आप ऑफेंडर को, जो ऑफेंस कर रहा है उसको एक मौका दे रहे हो बड़ा ऑफेंस करने का, उसका दिल बड़ा कर रहे हो आप कि वो आगे भी करेगा। तो ये आपकी सोसाइटी की तरफ ड्यूटी भी है कि अगर आपके साथ बुरा हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो आपको उसके अगेंस्ट स्टेप लेना ही चाहिए। भाई मुझे इससे एक चीज़ याद आई, कुछ केसेस मैंने ऐसे सुना था, पढ़ा था कि कुछ केसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट और कुछ क्राइम होते हैं सोसाइटी के अगेंस्ट। क्या ऐसा होता है लॉ में, ऐसा कहते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, सोसाइटी के अगेंस्ट या बिग ग्रुप ऑफ पीपल, उनके अगेंस्ट। ओके, नहीं मेरा मतलब ऐसा था कि मान लो कोई एक मैन स्लॉटर वाला केस आ गया, सो दैट इज़ अ डेंट ऑन द होल सोसाइटी। Technically, yes, but it is a case, it is a crime against state, society. तो कभी भी आप देखेंगे क्रिमिनल केसेस तो उसका नाम होता है स्टेट वर्सेस XYZ, स्टेट वर्सेस ABC, क्योंकि लॉ का ये मानना है अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या वो अक्यूज्ड है कि इसने कुछ करा है, इसने करा हो सकता है, तो वो क्राइम एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं हुआ है, वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। जैसे मर्डर, उसके साथ तो हुआ ही है, जो वो तो चला गया, लेकिन दिस इज़ अ डेंट ऑन द सोसाइटी लाइक व्हाट यू सेड। तो इसको स्टेट अपने अगेंस्ट लेगी और स्टेट इस पे प्रोसिक्यूट करेगी, तभी केस बनेगा स्टेट वर्सेस XYZ, द मर्डरर हु इज़ अक्यूज्ड। तो ये इसलिए भी किया जाता है कि जितने बाकी लोग हैं उनको भी एग्जाम्पल सेट हो कि आप कोई ऐसा जघन्य अपराध ना करें। नहीं, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं है, ये जस्टिस डिलीवरी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर क्राइम जो हो रहा है जनरली, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट के अगेंस्ट ही माना जाएगा। आपने किसी के साथ कुछ कर दिया या कोई ऑफेंस हो जाता है, मार पिटाई हो गई, चीटिंग हो गई, फॉर्जरी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्जरी हो गई, ये स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाएगा, क्योंकि आपने एक सोसाइटी को टारगेट किया है ना। अब वो पर्सन भी सोसाइटी का ही तो पार्ट है, तो तब जाके ऐसे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है। क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है ना ब्रो, तो सोसाइटी के सामने होता है, तो सोसाइटी के मतलब आसपास होता है, तो सोसाइटी अफेक्ट होती है उस चीज़ से। तो दैट्स वाई मतलब स्टेट रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को। आपने पेड़ भी काट दिए, पेड़ काटना इलीगल है, वो स्टेट केस बन जाएगा आपका तुरंत, क्योंकि आप सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हो ना एट इन लार्ज। इलीगल से मुझे याद आया, मैंने पढ़ा था कि पतंग उड़ाना भी इलीगल है इंडिया में। ड्रोन उड़ाना इलीगल है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा ड्रोन, टॉय ड्रोन उड़ा रहे हो तो अलग चीज़ है। हाँ हाँ, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड हैं वो आप नहीं अलाउ करती, वहाँ की सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, जैसे मंदिर की सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है तो आप नहीं उड़ा सकते। पर बट इफ यू हैव नोन समवन नोन नोन नहीं, इफ यू गेट द परमिशन, इट कैन बी एनीवे। you can only get the permission if you know someone. सो भाई एक क्वेश्चन चलते हैं, पुलिस की तरफ चलते हैं। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लीगली पुलिस आपको हिट कर सकती है, मार सकती है, पहला। दूसरा ये है कि अगर किसी केस में आपके साथ कुछ भी हुआ है और आप एक पुलिस स्टेशन में जाते हो और पुलिस आपका FIR फाइल नहीं करती या देरी करती है या उसको लटकाती है, वट एवर रीज़न पॉसिबल, उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए? पुलिस आपको हिट नहीं कर सकती कभी भी। ओके,
लीगली बिल्कुल नहीं कर सकती। उनका पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना केस को, वो वही काम करेगी, या एफआईआर रजिस्टर करना, आपकी कंप्लेंट सुनना, पीस एंड हार्मनी बनाना है पुलिस को सोसाइटी में। हिट नहीं कर सकती आपको। बट इट हैपन्स ऑल द टाइम। नहीं, वी कैन नॉट से इट हैपेंस ऑल द टाइम, बट हर बंदे का अपना टेम्परामेंट है। हो सकता है हुआ हो, मतलब इट कम न्यूज़ में आ जाता है ऐसे, लेकिन उसके पीछे के अगर आप बैकड्रॉप में रीजंस में जाओ, कोई बहुत बड़े अलग डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा हो कैसे गया। ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन जाओगे तो पुलिस आपको मारेगी मारेगी, ऐसा इट इज़ नॉट लाइक दिस। पुलिस स्टेशन नहीं है, कहीं पे भी आप मिल रहे हो और जो आप वीडियोस देखते हो बेसिकली वो थोड़ी सी क्लिप तो होती है, उसके आगे और पीछे का तो हाँ, और अगर पुलिस ने ऐसे करा है तो उसके बहुत ग्रेव एंड हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा। तो पुलिस का कंप्लेंट सेंटर होता है एक, लोकपाल बोलते हैं, ओम्बड्समैन बोलते हैं उसको। आप वहाँ पर पुलिस की उस पर्टिकुलर ऑफिसर की या पर्सन की कंप्लेन कर सकते हो कि उसने अपना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किस प्रकार से किया है, फिजिकली, मेंटली, एनी वे आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हो। और वो बहुत स्ट्रिक्टली उस पर्सन के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब एवरीवेयर ये है। तो है, ये असली में है, यू हैव सीन इट। यस, यहाँ पे है, ऑफिस है। अब ये होता है तभी उसका कहाँ पे है देहरादून में ऑफिस, जरा हमारे दर्शकों को बता। रेस कोर्स में है, पुलिस लाइन में। हाँ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं तभी ये ऑफिस बना है, तभी है। और वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। बट यार मेरे हिसाब से जैसे कई पुलिस वाले मार देते हैं या कुछ भी XYZ थप्पड़ मार दिया, कुछ XYZ कर दिया, कॉलर पकड़ लिया, जो करते हैं पुलिस वाले, जो हम क्लिप्स देखते हैं बेसिकली, थोड़ी थोड़ी जो पुलिस देखते हैं, उसमें मे बी दे आर ह्यूमंस। अब जैसे किसी दूसरे बंदे ने बदतमीजी, गाली गलौज कुछ कर दिया, अब दे आर ह्यूमंस, दे हैव अ टेम्परमेंट। मे बी उनके घर पे क्या चल रहा हो, उनके उसमें क्या चल रहा हो, वो भी तो डिपेंड करेगा ना काफ़ी चीज़ें। ये जो हम टीवी पे और इंटरनेट पे देखते हैं वो हाफ ट्रूथ होता है, और फिर हम इसको कैटेगराइज कर देंगे मीडिया ट्रायल में, है ना। तो हमें पता ही नहीं असली में क्या हुआ। हो सकता है मारा हो, मतलब इलीगली कुछ करा हो सकता है कुछ और है, कि कोई और ही अलग सिनेरियो बन, ड्रग डीलर को पकड़ा हो, हमें ना पता हो ड्रग डीलर हो, उसने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया हो, या वो किसी को मार रहा हो। बट वीडियो में ऐसा है कि देखिए बच्चे को पकड़ के मार रहे हैं पुलिस वाले। तो बेसिकली पुलिस वालों को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। पुलिस ने ड्रग डीलर को भी पकड़ लिया, लेकिन वो मार नहीं सकते। आप उनके खिलाफ पुलिस लीगल तरीके से उनको प्रोसिक्यूट करवा सकती है। जब तक ऑर्डर ना हो ऊपर से तब तक नहीं, ऑर्डर तो कभी आता नहीं है कि समटाइम्स हैपन है कि क्राउड वगैरह होती है तो उनको ऐसा तो जो 3rd डिग्री देते हैं पुलिस वाले, जो अंदर जेल में देते हैं, वो अलाउड होता है? नहीं, ऐसा कुछ अलाउड नहीं होता। हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरा होता है। आप उसकी RTI में फुटेज मांग सकते हो। आपका पहला एविडेंस ही यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट क्या, आपके पास आज यू विल प्रोक्योर योर एविडेंस, नॉट क्रिएट। या ऑफ कोर्स यू कांट क्रिएट एविडेंस। वी कैन नॉट क्रिएट एविडेंस, वो तो इलीगल चीज है। इसमें बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन ओके, सो इसमें तो दूसरा एस्पेक्ट था कि अगर आपकी FIR नहीं फाइल हो रही है, टाइम लग रहा है या आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर मना करता है कोई पुलिस वाला हमारी FIR रजिस्टर कर। देखो, अगर कोई क्राइम मेड आउट हो रहा है तो मना करना नहीं चाहिए, स्टिल कर दिया। आप सबसे पहले जाते हो सबसे लोएस्ट लेवल पे, मतलब चौकी जाओगे, वहाँ नहीं होगा, आप थाने में जाओगे, थाने में नहीं हो रहा है, फिर आप जाओगे SSP ऑफिस, वहाँ पे नहीं हो रहा है। वहाँ तो हो ही जाता है लेकिन मेरे हिसाब से कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। फिर आप क्रिमिनल कोर्ट में आओगे और वहाँ पे एक पिटीशन प्रेजेंट करोगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पूरा फैक्ट्स नरेट करोगे, और हम ऐसे पुलिस के पास जा चुके हैं, SSP के पास और SHO के पास, जिनके पास भी आप गए। हाँ, उसका आपको देना पड़ेगा लीगल प्रूफ। आपने अपने पोस्ट से चिट्ठी भेज दी या रिसीव करवा रखी है अपनी कंप्लेंट, स्टैम्प्ड है। फिर आप कोर्ट को बताओगे ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं और ऐसा हो गया है मेरे साथ, और उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कुछ भी हो आपके पास, मेड आउट हो रहा है प्राइमा फेसाई, ऑन द फेस पढ़ के समझ आ रहा है तो क्राइम हुआ ही है। कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि इन्वेस्टिगेशन करो तो इट मीन्स कि FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करो।
आपकी हो जाएगी। सो भाई अभी ना बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर, जो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग जिस बारे में बात करते हैं, जिस बारे में रैलियां निकलती हैं, जिस आजकल बारे आंदोलन में चल रहा है, आंदोलन चलते हैं, जिसके बारे में पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, गाने निकल रहे हैं। गाने निकल रहे हैं, जो है भू कानून। तो भू कानून में आप हमें ये बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक को एक कंप्लीट आइडिया नहीं है अभी तक कि भू कानून में आखिर है क्या, लोग इसके नॉर्म्स क्या क्या इसके नॉर्म्स क्या क्या हैं, लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं, किसी कानून के अगेंस्ट क्यों है। भू कानून जो भी लैंड है स्टेट में, उसको गवर्न करने के लिए जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट ने बना रखे, लेजिस्लेचर ने बना रखे हैं, वो भू कानून हो गया। अब वो क्या है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे आजकल इस बात पे डिबेट चल रही है कि कोई भी आउटसाइडर जो स्टेट का रेजिडेंट नहीं है, जिसका डोमिसाइल नहीं है स्टेट का, नॉट एग्जैक्टली डोमिसाइल्ड बट यस काइंड ऑफ, वो यहाँ पे लैंड ना ले या लिमिटेड अमाउंट में ले, क्योंकि है क्या, पहले ये एग्रीकल्चरल स्टेट रही है। फिर एक जो फ्लैट खेत थे, फ्लैट लैंड था, उन खेतों को बंद करके वहाँ प्लॉटिंग कर दी है, वहाँ कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें जो लोकल्स हैं स्टेट के, उनके राइट्स मारे गए हैं। उन्होंने फॉर क्विक गेन्स प्रॉपर्टी तो अपना लैंड तो सेल आउट कर दिया, लेकिन अब दे हैव नथिंग टू डू, खेती कर नहीं सकते हैं, इनकम है नहीं। तो बट यार आई थिंक इट्स देयर फॉल्ट ओनली ना यार, द पीपल्स फॉल्ट ओनली ना, दे आर सेलिंग देयर लैंड टू द आउटसाइडर्स एंड ऑल। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपने रेजिडेंट्स को सेफगार्ड करना। जैसे बट इफ रेसिडेंट्स डोंट वांट टू सेफगार्ड देम, अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है या अपने लिए कुछ गलत कर रहा है, उसके घर वाले ही तो उसे संभालते हैं। तो स्टेट ये रोल प्ले कर रही है इसमें, इनडायरेक्टली यही हुआ। तो भू कानून में अब अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया कि आप आउटसाइडर होके खरीद नहीं सकते हो, लेकिन देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अभी भी। अगर आपके पास 2003 से पहले यहाँ पे कभी कोई ज़मीन नहीं रही, आप रेजिडेंट नहीं हो इन शॉर्ट एज पर लॉ, तो आप यहाँ 250 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते। 300 गज आई थिंक, 250 मीटर अब लगा लीजिए, हो गया 320 330 गज के आसपास। वो भी इसके लिए छोड़ दिया है कि आप अगर यहाँ पे रीलोकेट करना चाहते हो आउटर स्टेट से, आप यहाँ घर बना सकते हो, उतनी बड़ी लैंड घर बनाने के लिए इनफ है, लेकिन आप यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं कर सकते फिर अपने नाम से, कमर्शियली यूज नहीं। कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, वो स्टेट रेजिडेंट्स के लिए छोड़ दी है। बट वो तो कर ही रहे हैं ना लोग, कर रहे हैं, लेकिन उसके लूप होल्स, व्हाट आर द लूप होल्स प्लीज, ये तो बताना पड़ेगा आपको, लूप होल्स ऐसे हो जाते हैं कि ताकि लोग अवेयर हो पाए इस चीज़ के बारे में। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ के रेजिडेंट हो, मैं बाहर से आया हूँ कहीं से, किसी भी XYZ स्टेट से, आपके पास है यहाँ गुड चंक ऑफ लैंड, तो आई कम अप विद अ पार्टनरशिप की प्रपोजल कि आपके पास लैंड है और लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो इट विल फेच गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई हैव क्लाइंट्स हु विल बाय देम स्मॉल पीसेस, 250 मीटर 25-30-250 मीटर के चंक्स निकल जाते हैं आपकी लैंड से फॉर एग्जांपल। तो मैं आपसे खरीदूंगा ही नहीं, बिल्कुल आप इसके नाम, मैं आपसे एक एग्रीमेंट भी कर सकता हूँ, मैं आपसे म्यूचुअली विदाउट एग्रीमेंट मैं आपके थ्रू सेल आउट करवा दूंगा सारी, लेकिन मेजर रोल तो मैंने प्ले कर दिया। तो अब भू कानून के लिए ये हो रहे हैं, कोई लोग चाहते हैं कि आउटसाइडर जो स्टेट का आउटसाइडर है, स्टेट से आउटसाइड का है, वो खरीद ही ना पाए यहाँ पे लैंड। आप पहले खेती करते थे, आज की डेट में आप खेती नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ही घर में कुछ नहीं कर पा रहे, आप घर नौकर बन गए हो, तो आप कैसे, तो इनजस्टिस हो रहा है ना आपके साथ। बट भाई इनजस्टिस भी तो तभी हो रहा है ना, बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज टू डू थिंग्स। जैसे अगर मेरे पे, अगर उसके लिए ही ये कानून बन रहे हैं। अगर इतने ज़्यादा जागरूक होते पहले से या हो जाते हैं, तो कानून की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, उसको बचाना है, उसे रोकना है, तो कानून की ज़रूरत पड़ती है। यही भू कानून है कि
एटलीस्ट जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं उनके साथ क्योंकि इसके इफेक्ट्स अभी नहीं दिखेंगे आपको, ये दिखेंगे कम से कम 15-20 साल बाद। बिल्कुल। तो यू हैव टू बी वेरी फार साइटेड इन दिस। आज तो जमीन बिक रही है, पीपल आर गेटिंग मनी, फार्मर्स आर गेटिंग रिच एंड रिचर, लेकिन नाउ व्हाट, 10 years जियोटेक्निकल चीज़ें भी खराब हो रही हैं, मतलब इसके वजह से आई थिंक। हाँ, ज्योग्राफी इज गेटिंग करप्टेड दिस वे। खैर दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, वो अलग हो गया। लेकिन सी फॉर 15 years ओके यू गेट द मनी, नाउ व्हाट आर यू डूइंग विद इट नाउ? इफ़ यू आर स्मार्ट, आपने इंडस्ट्री चला ली, कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है हमारी सोसाइटी में, ऐसा अभी दिख नहीं पा रहा है। तो भू कानून रोल प्ले कर रहा है कि क्योंकि लैंड इज़ द बिगेस्ट एसेट एनी बडी कैन गेट। एवरी किंगडम, अकबर से आज तक लड़ाई ही जमीन की थी। घोड़ा छोड़ देते थे, जहाँ घोड़ा भागा वो जमीन हमारी, जिसने रोका हम लड़ाई होगी। चंगेज खान, सब पाकिस्तान और पीओके वाला जो सिनेरियो चल रहा है, जमीन कोई हर चीज, क्योंकि लैंड इज द बिगेस्ट एसेट। बंजर भी है तो इट इज स्टिल अ रिसोर्स। पौड़ी बंजर था, अंग्रेजों ने बसा दिया। सो जो भाई हमने भू कानून के बारे में थोड़ी बात करी कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और किस लिए लड़ रहे हैं, तो भू कानून के साथ साथ मूल निवास के बारे में भी बहुत बातें होती हैं कि भाई कौन यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में लॉ क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताओ, जो लीगल स्टैंड पॉइंट है। इन लाइट ऑफ भू कानून, यहाँ का मूल निवासी वो हो गया जिसकी 2003 से पहले यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी फैमिली की, मदर फादर और ग्रैंडफादर, उनकी प्रॉपर्टी रही है इमूवेबल। 2003 से पहले एक पर्टिकुलर डेट है, वो डेट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो 2003 से पहले आपकी अगर यहाँ रही है तो फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ लोकल रेजिडेंट आप यहाँ के रेजिडेंट माने जाओगे, नॉट द डोमिसाइल। आप नॉट द डोमिसाइल, अगर आपका यहाँ का डोमिसाइल है लेकिन आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट, यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। ऐसा कैसे, मतलब ये लेजिस्लेचर ने लेट डाउन करा हुआ है। इसके भी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी परमिशंस और ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे कैपिंग है लैंड लेने की, जैसे इट इज़ समवॉट लाइक 64 बीघास और 60 बीघास आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो एज अ इंडिविजुअल। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन उसकी परमिशंस होती हैं, और वो परमिशंस ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट अ केक वॉक कि आप इससे ज़्यादा होल्ड करने लग जाओ। इसका भी रीज़न आप क्या कर रहे हो। अगर आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आपने एनिमल हस्बेंड्री में ही काम करना है, आप बहुत चीज़ें आगे कर सकते हो, उससे खेती करनी है। भवानिया जी, अभी हमारे सामने न्यूज़ में ना बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि एक नैरेटिव बनते जा रहा है कि डाइवोर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इनमें फॉल्स एलिगेशंस बहुत लग रहे हैं और कोई इसमें बेनिफिट ले रहा है और किसी का अनड्यू नुकसान भी हो रहा है। तो ये केसेस आपके सामने भी आते रहे होंगे। तो डू यू थिंक कि ये करंट डाइवोर्स जो लॉज हैं दे आर बायस्ड टुवर्ड्स अ सर्टेन जेंडर? जैसे अभी अतुल सुभाष का केस है। सी, ये जो मैट्रिमोनियल लॉज हैं ये बनाए इसलिए जिससे कि जो भी पीड़ित है या पीड़िता है, मतलब हु इज़ सफरिंग, वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाए थ्रू कोर्ट एजेंसी। अब हमारे समाज में जैसे आप कहते हैं कि आर दे जेंडर न्यूट्रल और दे आर जेंडर बाइज्ड और नॉट, इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ये मैट्रिमोनियल लॉज बनाए इस प्रकार से इसलिए गए, जो जैसे फीमेल जेंडर है, ये एक मेल, ये पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है एज वी ऑल नो, मतलब दिस इज द ट्रूथ। या अग्रीड। तो जो फीमेल जेंडर है वो आज से नहीं, इंसेप्शन से हमेशा से दबाया गया है। तो जब लॉ डेवलप हुआ, आज से नहीं, कब से, मतलब हज़ारों साल से, तो धीरे धीरे लॉ ऐसे बनाए गए जो सप्रेस जेंडर है उसे बेनिफिट दे और उसे सप्रेस ना होने दे। जैसे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है, तो वो राइट टू इक्वालिटी है क्या कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, बट हु आर अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली।
ओके, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना है इस लास्ट सी राइट टू इक्वालिटी अगर आप पढ़ें ऊपर ऊपर से तो आपको लगेगा कि एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट इट इज़ नॉट द वे. आप इक्वल हैं. फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर करा जाएगा, लेकिन वीक पर्सन को आपके साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करा जाएगा, उसे एक बेनिफिट दिया जाएगा जिससे वो आपके साथ compete कर पाए. ऐसे सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन हो पाएगी. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस. जैसे एग्जांपल हो गया हमारा रिजर्वेशन. या या सो मूविंग ऑन टू मैट्रिमोनियल, तो ये लॉज इसलिए बनाए गए जो सप्रेस जेंडर है उसको इक्वल फुटिंग पे ला पाए. पहले ज़माने में विमेन, आज के ज़माने में भी अब तो ग्रो कर रहा है कि विमेन आर वर्किंग स्टार्ट काफ़ी हमारी सोसाइटी में कर रही हैं. कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं. काफ़ी पहले से जो मेरी मदर है वो भी वर्किंग वुमेन है ना. तो इसलिए ये ऐसे लॉज बने. लॉ ऑफ मेंटेनेंस अगर आप देखें कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए फ्रॉम देयर हस्बैंड और देयर फादर, फ्रॉम देयर हस्बैंड वाइफ को मिलनी चाहिए, तो वो इसलिए मिलनी चाहिए जिससे वो अपना गुजारा बढ़िया से कर पाए, ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एज हर हस्बैंड केप्ट हिम इज़ कीपिंग हर, उस हिसाब से, जिससे वो सप्रेस ना हो जाए. आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है. जो लॉ है उसकी जो नीयत है लॉ बनाने की वो बिल्कुल ठीक है. इट्स फॉर द जस्टिस. बट जो अभी सामने आ रहा है कि उस लॉ को अब्यूज़ किया जा रहा है बाय सम पीपल फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट. और ये हो रहा है, ये सच्चाई है, ऐसा भी होता है. मैं ये मानता हूँ सब ऐसा नहीं करते. बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं उनको इससे फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं, जैसे तत्व हैं, जो इसका अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनको होता भी है बेनिफिट. एंड तो मैंने अभी 5 दिन पहले TOI की एक न्यूज़ थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मिसयूजिंग ये लॉज जो हैं उनका मिसयूज़ ना करें. ये लॉज आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं. जो मैट्रिमोनियल लॉज हैं उनका मिसयूज़ ना किया जाए. तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ऐसा होता है. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए एंड व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द जुडिशरी? फर्स्ट रिएक्शन इसमें ये होना चाहिए, सी दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इफ़ यू आर इन लव, यू आर इन लव, बट वंस यू गो अगेंस्ट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो. तो जो ये हुआ ये बड़ा बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए. लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल और स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके आप ये कर पाओगे. आप मर्द हो, आपको मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. तो इंडिया में प्रीनप्स काम कर सकते हैं? आर दे लीगल? नो, प्रीनप्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग. आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो. नहीं, इंडिया में नहीं है. आप का जो भी गवर्नेंस होगी वो आपके मैरिज लॉज से ही होगी. आप रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन यू आर फॉलोइंग, उस हिसाब से ही आपका चलेगा. डिवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, ये सारी चीज़ें आपके शादी से पहले आप नहीं कर सकते. इंडिया में एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अभी है ही नहीं. अभी कोई चीज़ नहीं है इसमें. सो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि कैन यू क्लेरिफाई कि अडल्ट्री के ऊपर हमारे लॉज क्या हैं? आप एडल्ट्री पहले क्रिमिनल ऑफेंस होता था. अभी 2 या 3 अब उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है. और अब वो एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है आपके, कि इफ़ यू फाइंड आउट दैट योर स्पाउस इज लिविंग इन एडल्ट्री, so you can raise it as a ground for divorce. And you can get divorce if you prove the same in front of the court through evidence and various other things. तो बस यहीं तक लिमिटेड है. अब ये क्रिमिनल. मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जैसे इफ़ मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, दे हैव थ्री चिल्ड्रन. अब वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ नॉट हिज. इसमें मैंने ये देखा है कि उसी को उसको पालना पड़ेगा, और उसी को जब तक वो मैरिज में है उसी को उसकी एलुमनाई देनी पड़ेगी, या डाइवोर्स भी होता है कभी, या कुछ भी XYZ, उसी को उसको देखना पड़ेगा. आप DNA टेस्ट नहीं करा सकते. कुछ है ऐसा कुछ? नहीं. मैंने अभी एक पॉडकास्ट में देखा था, एक लॉयर ही बोल रहा था. See, if you find out that somebody's child is not their child, जब आप कोर्ट में आते हैं और ऐसी चीज़ें रेज होती हैं आपके XYZ डिवोर्स केस में फॉर एग्जांपल, तो देयर इज़ अ प्रोविज़न. It is discretionary power of the court.
कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो आप अलाउ करे ना करे डीएनए टेस्ट करवाना। इन मैनी केसेस हमने मतलब करवाया आप खुद है। से नहीं करवा सकते। हम खुद से नहीं करवा सकते डीएनए टेस्ट अनलेस एंड अनटिल सामने वाला जो ऑपोजिट है या फिर वो चाइल्ड है वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि करवा लीजिए। अगेंस्ट देयर विल हम कभी कुछ काम नहीं करवा सकते। या तो हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए या कोर्ट का ऑर्डर चाहिए कि डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस देने पड़ते हैं। तो डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन वेरी रेयर केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट अलाउ कर देती है। इतना इजी नहीं होता क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आप डीएनए टेस्ट करवा के, क्योंकि आप वायलेशन ऑफ राइट्स है, मतलब हाँ काफ़ी ज़्यादा आप एक बहुत बड़ा रिमार्क लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो कोर्ट को सफिशिएंट रीज़न चाहिए। इसके साथ साथ तो जो अडल्ट्री का केस था वो एक मैरिज के ऊपर बात हुई थी, लेकिन क्या अडल्ट्री का केस किसी लिव इन रिलेशनशिप में भी लग सकता है? नहीं, एडल्ट्री का कोई केस ऐसा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। एडल्ट्री इज ओनली अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, और डिवोर्स होगा सिर्फ एक मैरिड कपल के बीच। तो अगर आप बोल भी देते हो एडल्ट्री है, तो कानून ने इसको रिकॉग्निशन किस एस्पेक्ट में दी है? इट्स नॉट लीगल ना, तभी लीगल अगर होगा तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। कोई आपका कोई रिलेशनशिप मैरिज के फॉर्म में तो है नहीं। अगर मैरिज के फॉर्म में होता आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते? आप एक डिवोर्स केस में उसको ग्राउंड बना के सामने ला सकते थे। मोर ओवर मेंटेनेंस में काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा फीमेल को। इफ़ यू प्रूव टू द कोर्ट दैट द फीमेल इज इन एडल्टरस रिलेशनशिप, जो मेंटेनेंस है वो हैम्पर हो जाएगी, वो वीक पड़ जाएगा केस, काफ़ी वीक पड़ जाएगा। आपकी जो मेंटेनेंस देने का आपकी संभावना है कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, वो कोर्ट मना कर सकती है कि यू आर गिल्टी, यू वोंट गेट इट। तो इसमें मेरे को दो क्वेश्चंस आए मेरे दिमाग में। पहला क्वेश्चन ये है कि लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर करते हैं जस्ट टू प्रूव देयर केस, टू स्ट्रॉन्ग देयर केस, तो ऐसा हो सकता है? इज इट लीगल टू हायर अ प्राइवेट डिटेक्टिव? सी, एनीथिंग you are doing to put before the court as evidence, it is not illegal. Okay. If you are clicking pictures of somebody But you are violating the other person's right, na, if to putting a detective. to bring justice and to bring truth before the court. Everything is legal. Not everything, but this is not a very big problem. Although steps can be taken by the person whose privacy has been infringed, because there is a very thin line between privacy and the fact which has to be put forward before the court. There is a very thin line. And the court has to decide that. Court has to decide that. But if you bring those things before your matrimonial dispute, the court will acknowledge those evidence. But it is something which has to be done very cautiously and carefully, not to cross that thin line. जो ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं, आर दे रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये सब ऐसे ही हो रहा है? No. There is no recognition. देयर इज नो ऑफिसर प्राइवेट There is डिटेक्टिव? no registration of a detective. No. As far It's a private yes, it's a private work. That's why it is called private detective. There is no government agency as such. There are government agencies. It is a registered thing or No. It's not ओके, समझ गया मैं। ये इलीगल तब होगा जब आप वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली लीक आउट कर रहे हो। आप तब प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो गई। जैसे एक साइकोथेरेपिस्ट अगर किसी आपके पर्सनल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लीक करता है तो इट्स एन ऑफेंस। हाँ, कोई डॉक्टर लीक कर देता है, वो भी ऑफेंस है ना, कुछ भी हो सकता है। बट एक बात यह है कि मेरे दिमाग में बात आई, लिव इन की बात चल रही थी, तो मान लीजिए लिव इन में कपल रहता है एंड दे हैव अ चाइल्ड, सो उसमें लीगैलिटीज़ क्या हैं? नाउ व्हाट? उसको सेम स्टेटस मिलेगा एज अ मैरिड कपल, और जो मैरिड कपल का चाइल्ड होगा उसे सेम स्टेटस मिलेगा। चाइल्ड को ये डिपेंड करता है आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेजिटिमेटेसी एंड इलेजिटिमेटेसी ऑफ चाइल्ड वहाँ से डिपेंड होगा। जैसे हिंदू लॉ में मैक्सिमम प्रोविजंस ऐसे बने कि अगर कोई भी चाइल्ड आउट ऑफ मैरिज या ऐसे रिलेशनशिप से उत्पन्न हो जाता है जो मैरिज के अलावा कोई और है, तो उसे इलेजिटिमेट कभी नहीं कहा जाएगा, जिससे कभी भी उसके मेंटल
पे कभी XYZ रीज़न, लेकिन उसे लेजिटिमेट ही कहा जाएगा. So what happens with the people, the couple? Are they forced to get married? No, they are not forced to marry. But the child is their legal child. So what happens after that? मतलब legalities क्या है, process क्या है, होता क्या है फिर? Same as a normal child born out of marriage. Nothing, no problem at all. So who will take care of that child? The parents, obviously. देखो सेपरेटिंग, मतलब अगर वो सेपरेट लिव इन में लोग होते क्यों हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि उनको मैरिज का स्टैंप नहीं चाहिए अपने ऊपर. एनी डे दे कैन लीव ईच अदर, बट देन अ चाइल्ड हैपन्स. नाउ दे हैव टू टेक केयर लीगली ऑफ दैट चाइल्ड, बट अभी उनका शादी करने का ही मन नहीं है एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशन. That is their duty to take care of the child. Even if they are married to somebody else tomorrow, can they marry? यस They can marry. They can marry. If they are married to somebody else tomorrow, but ये बच्चा भी है, इसका भी ध्यान रखना है. So who will take care of that child? First question. और अगर वो child रहता है तो किसके पास रहेगा, और वो किसको अपना माँ कहेगा, किसको अपना पिता कहेगा, क्योंकि उसके और भी जैसे कर्जा पानी कौन देगा, मेल की फीमेल? जो वैसे तो दोनों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, बट टॉकिंग लीगली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज अपॉन द फादर. और कस्टडी अब डिपेंड्स, गर्ल चाइल्ड है या बॉय मेल चाइल्ड है. गर्ल चाइल्ड की गर्ल चाइल्ड की इनिशियल कस्टडी मदर के पास रहेगी. इवन बॉय चाइल्ड फॉर आई थिंक फॉर 5 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद फादर कस्टडी ले सकता है. 5 years से कम पे भी फादर ले सकता है अगर वो बोल दे कि भाई द मदर इज़ नॉट केपेबल इनफ, या कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हो जाएं, कोर्ट में आके आप बोल सकते हो. तो सेम एज अ मैरिड कपल आपकी ऑब्लिगेशंस रहेंगी कि फादर फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, और जब 5 साल के बाद बड़ा हो जाता है तब फादर क्लेम कर सकता है, पहले भी कर सकता है. इसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, इफ फादर इज नॉट अर्निंग एंड गर्ल इज अर्निंग, फादर इज नॉट अर्निंग, a girl was earning and they had a child, तब कौन पे करेगा? लीगली फादर की पूरी मॉरल ऑब्लिगेशन है. कितने केसेस होते हैं कि जो वाइफ होती है शी इज़ अ अर्निंग इंडिविजुअल, लेकिन कई बारी जैसे आप बोल रहे थे मिसयूज़ हो जाता है लॉ का. शी इज़ अ वेरी गुड अर्निंग इंडिविजुअल, लेकिन कोर्ट में आ जाते हैं कि मेरा पति इतना कमाता है, मैं तो इतने कमाती हूँ. कई बारी कोर्ट डिनाई कर देती है. आज की जैसे आई टोल्ड यू, लॉ इज़ एवर चेंजिंग. कोर्ट डिनाई कर देती है. पहले बहुत कम होता था कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई करती है. आज की डेट में इट हैपन्स अ लॉट, कोर्ट मेंटेनेंस ही डिनाई कर देती है. completely denied. कंप्लीटली डिनाइड, जीरो. Okay. If it feels कि ये सब बिकॉज मेंटेनेंस लॉज हैं, इसलिए इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, एंड अनेबल टू मेंटेन डज नॉट मीन शी इज हाईली एजुकेटेड. वो काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है और वो मेंटेन कर पा रही है अपने आप को, तो उसे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेंटेनेंस अमाउंट मिलेगी फ्रॉम हस्बैंड. Like in an example, XYZ, a person was working at USA and he was earning in INR approximately 9.5 lakh rupees. Okay. The lady was working at Gurgaon, earning around 2,20,000. Okay. So, and they both got married at Dehradun. Okay. The case was filed at Dehradun. Okay. Now, what the judge said that 2,20,000 in India is a very big and handsome salary to maintain oneself, to maintain a child also. In that particular case, the husband was not even ordered to pay a single penny, not even for the child, because the lady also concealed few facts. Okay. To get the maintenance. This is how sometimes the matrimonial laws are used by ill motive. There was malice somewhere, yeah. Yes, in that particular case, not in every. Not in every, of course, it's very subjective. Yes, very, very, very subjective. So in that particular case, it happened. No maintenance was awarded to her. मैंने ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि एक शादी को लेके कई सारे जो मेल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके मन में एक डाउट बैठता जा रहा है, खौफ बैठता जा रहा है
कि यार ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, या क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप चलाना अलग होता है, मैरिज तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और कल अगर इफ़ पीपल आर गेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ, kind of things. है ना, लॉ को ऐसे अब्यूज़ किया जा रहा है फॉर पर्सनल गेन के लिए, Case is the biggest example of all. हैम्पर्स द मेंटालिटी ऑफ पीपल समवेयर। और एज अ सोसाइटी भी लोगों के दिल में खौफ बैठता है कि भाई मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। जब कॉमन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर मेरे साथ भी ऐसा होता है। इसलिए मैंने पूछा था। आई रियली थिंक दैट पीपल विद गुड इंटेंशंस, ऐसे लोग हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाते हैं, और हर लॉ का मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया ही जाता है इस तरह। See, where there is good, there is evil. देयर इज़ ईविल। This is written. पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है कि आप किससे आप कैसे यूज़ कर रहे हो लॉज को। और जनरली जो हम देख रहे हैं वो बहुत एक माइन्यूट पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, ईविल ऑफ द सोसाइटी, जो अगर वो गलत हो रहा है। या जो गुड पार्ट है वो तो अपने घरों में खुश बैठे हुए हैं, वो न्यूज़ में नहीं आ रहे ना, देखो हम कितने खुश हैं। जो गलत हो रहा है या जिनमें हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या हीटेड केसेस बन रहे हैं, वही लोग टीवी पे दिख पा रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द न्यूज़। For the TRP. वो दोनों न्यूज़ देखते हैं Evil things TRP. नहीं, वो न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद वो अपने हस्बैंड या वाइफ को देखते हैं, नहीं ये तो नहीं करेगी ऐसा, ये तो हाँ, फिर पति क्या करता है, चाय बना देता है अपनी ठीक है, बीवी खुश है तो पति खुश रहेगा ना, सीधी बात है। तो चाय बना के दे दो यार। ईगो हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि लड़की घर छोड़ के आती है, उसको आपको कंफर्टेबल उस घर में रखना ही पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी वो कभी उतना कंफर्टेबल रह ही नहीं पाएगी जितना वो अपने घर पे रहती थी यार। तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ वो भी है। नहीं, एक दूसरे को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप किसी की बैड साइड भी देख रहे हो तो आपको उसे समझने की आपका मेंटल एक्यूमेन इस लेवल का होना चाहिए, आप वो चीज़ समझ सको। अगर आपने रिटेलिएट कर दिया तो वो बड़ी बात ही बनती जाएगी, और फिर एक बार होगा, 2 बार होगा, फिर देन इट लीड्स टू ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट। वही कहते हैं ना, मैरिज में ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो क्लैशेस सबसे ज़्यादा अगर होने लग गए तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, ईगो क्लैश। तो अगर कभी ये चीज़ सामने आता है तो जस्ट निप इट इन द बड। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब आई हैव सीन और आई हैव हर्ड ऑल्सो कि डाइवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। इज इट ट्रू? हाँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो व्हाट्स द रीजन, मेजर रीजंस, मतलब 80% और 70%, 60% मेजर रीजंस कि जिससे ये हो रहा है? we can say ego clashes, partly the life of people is becoming very stressful in this current scenario. पहले क्या होता था, लड़का काम कर रहा है, लेडी घर संभाल रही है, अपना खुशी रह रहे हैं। अब दोनों ही काम कर रहे हैं, घर संभल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि लेडी को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इट इज़ न्यू फॉर द दोनों को मिलके करना चाहिए। दोनों को मिलके करना चाहिए, बिल्कुल। तो स्ट्रेसफुल हो जाता है, कई बारी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, दोनों अपना मेंटल स्टेट लूज कर पाते हैं, फिर वो बड़ी छोटी चीज़ बड़ी लड़ाई बनती जाती है। लव मैरिजेस में ज़्यादा आ रहा है और अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा आ रहा है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ। ऐसा कुछ नहीं है कि लव मैरिज में ज़्यादा फेलियर है या अरेंज मैरिज में ज़्यादा फेलियर है। ऐसा अभी तक मैं ऐसा कोई अटपटा रीजन है डाइवोर्स का कोई आया हो? ईगो क्लैश सबसे बड़ा रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न। कोई आउट ऑफ द बॉक्स रीजन आया हो आपके पास कि ये क्या है, व्हाट इज ये कौन दिस? सा रीजन होता है डाइवोर्स का भाई? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हर एक डाइवोर्स केस डिफरेंट है। ये डिपेंड करता है आप किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। आप एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और एक बहुत बड़ी और शाही फैमिली से फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं, तो किसी के पति ने उसको आंख दिखा दी पब्लिकली, वो बहुत ह्यूमिलेट फील कर जाएगी वो लेडी, अगर वो उस बैकग्राउंड से है। उसके लिए वो भी एक डिवोर्स का रीज़न हो सकता है, इफ़ शी फेल्ट क्रूअल दैट वे। हर इंसान का मेंटल और इमोशनल स्टेटस अलग है। So does law takes into consideration Yes, one's definitely. feelings? If he proves मैट्रिमोनियल केस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। अब जैसे डिजर्शन करते हैं कि लिविंग वन स्पाउस, ज़रूरी नहीं है छोड़ के ही चला गया, सेम घर में सेम कमरे में रह रहे हो आप,
लेकिन आपने इमोशनली तो त्याग दिया. एवरीथिंग इज अबाउट इमोशन इन दिस. Feelings भी बहुत important हैं. इन दीज केसेस दे आर पैरामाउंट. ऐसा है कि आपके बीच में फिजिकल वायलेंस इज अ फॉर्म ऑफ लव. फॉर्म ऑफ लव हो सकता है. Can happen. इट कैन हैपन. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. स्पैंकिंग इज वन ऑफ द मैं एक आपको तो आई डोंट थिंक तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई मेरा पति तो मेरे साथ ना मेरे को डांटता है ना कुछ करता है. डांटता ही नहीं तो वो प्यार ही नहीं करता मुझसे. वो उसके लिए क्रूअल्टी कि मेरा पति तो मुझसे इतना मेरे को डांटता ही नहीं है तो वो मेरे से प्यार ही नहीं करता. वो मेरे पे ध्यान ही नहीं देता. लोग बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे से लड़ता ही नहीं है, ना कुछ कहते हैं तो सब चीजों के लिए हाँ कर रहा है. तो वो उसने इस मान लिया है तो बहुत क्रूअल है मेरे प्रति. Yeah, मतलब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. ये तो कभी भी हम We can have a different podcast just for this. मैट्रिमोनियल इज अ सेपरेट रेल्म. आप कोई एंड इट इज द मोस्ट टफ लिटिगेशन टू हैंडल फॉर अ क्लाइंट. क्योंकि जब हम मिलते हैं कोई ऐसा विक्टिम आता है या फिर जो भी विक्टिम बोल लें या कोई भी आता है तो सबसे पहले हमें उससे इतनी देर बात करनी पड़ती है. हमें उसका मेंटल स्टेटस समझना पड़ता है. वो क्या उसके लिए क्या है. पहले उससे ही जब भी कोई आप पे विक्टिम आता है, जो भी आप पे क्लाइंट आता है, पहले आप उसको तो खदोड़ते हो कि हाँ भाई ये सही है. करते क्या हो, कितना मतलब आप पढ़े लिखे कितने हो, काम कैसे करते हो, कितने बजे सोते हो, किस टाइप, मतलब हमें साइकोलॉजी समझते हैं आप. हाँ भाई की साइकोलॉजी. पता है जब मैंने शुरू में पॉडकास्ट हुआ था तब इन्होंने बताया था आपका डेली रूटीन क्या है. देन आई थॉट यू हैव अ टफ लाइफ. जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा है ही हैज़ अ टफर लाइफ. हर एक बात के साथ. नहीं तो दैट इज व्हाई आई सेड कि हमें बिल्कुल काम रहना पड़ता है और मेंटली स्टेबल. तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे और सोक इन कर पाएंगे और हम एक रेमेडी बता पाएंगे कि ये है भाई जो कर सकते हो आप. सो एक काम करते हैं. आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. बट आई हैव टू से समथिंग. या प्लीज. In this podcast, in any podcast, we are not targeting anyone. या We don't target anyone. It's just in our personal experience, what we have seen, what we have observed things with our mindset. ठीक है. तो it's not मतलब we are not targeting anyone. So please किसी को कोई offense लग रहा हो तो please वो मत लें, क्योंकि अगर आप offense ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका there's something fishy. द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि अगर आपको कुछ भी लगता है हमारी कोई बात ऑफेंसिव लगती है, बिकॉज वी आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल. हमारा मतलब माइंडसेट इतना फ्लेक्सिबल है कि इवन इफ यू आर सेइंग समथिंग एंड सामने वाला बंदा लॉजिकली उस बात को बता सके कि कोई और भी रीज़न हो सकता है, कोई और भी वे ऑफ थिंकिंग है, तो वील अप्रिशिएट दैट एंड वील एक्सेप्ट दैट. We are not hurting anyone. वी आर नॉट रिजिड, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल. सो अगर आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी POV है, अगर आप कोई चीज़ हमसे उलट मानते हो तो प्लीज़ टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील टेक केयर ऑफ दैट. और वील ट्राई कि अगले पॉडकास्ट में हम उसके बारे में थोड़ा आपको बता सकें कि वाई डिड वी से दैट, एंड आपके साथ हमारी थोड़ी बातचीत हो सके. ऑल्सो अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ काम है, कोई भी जानना चाहते हो, आप कमेंट करके बता देना एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि भवानिया जी दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आए और किसी का भी और के साथ भी आए. कोई किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब दें उस पॉडकास्ट में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन जहाँ तक ये वीडियो जाएगी वहाँ तक लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. एंड पीपल आर डिफरेंट, देयर वे ऑफ थिंकिंग इज़ डिफरेंट एंड हर कोई अलग परिस्थिति में है. तो वी आर फुल सपोर्टिव एंड लेट्स कमेंट आवर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स. एंड आपको अगर सिविल केसेस में हेल्प चाहिए होगी या कोई भी दिक्कत हो कहीं से कहीं तक, भाई पे आइए. मैट्रिमोनियल, सिविल केसेस और हमारे भवानिया जी हैं या एडवोकेट वहाँ पे, और हमारे भाई भी हैं संजय डिमरी जी एडवोकेट. कहीं भी जाइए, दोनों अपने ही हैं, हम भी इन्हीं के दोनों के अंडर ही लगने वाले हैं. तो प्लीज़ गो एनीवेयर यू वांट, एनीवेयर यू फील कंफर्टेबल, जिसकी भी आपको कंसल्टेंसी अच्छी लगे. तो ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जितना आप प्रैक्टिस करी है आपने, जो केसेस आप रोज़मर्रा देखते हो उस हिसाब से, और जितने लोगों की लाइफ आपने चेंज होते हुए देखी है अपने सामने, उस हिसाब से कोई 3 एडवाइस जो आप देना चाहते हो जनरली,
ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया? सबसे पहले मैं बोलूँगा नेवर बी रिजिड। ईगोइस्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी चीज़ें जल्दी और बेटर रिजॉल्व कर पाएंगे। डोंट बी रिजिड, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल एंड ऑलवेज हैव द टेम्परामेंट टू टॉक थिंग्स अबाउट द डिस्प्यूट विद द पर्सन। और कभी भी आप सोचते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है तो ट्राई टू मीडिएट थिंग्स। तो जो आपका ये जो सफ़र है लिटिगेशन का काफ़ी कर्टेल हो जाएगा। और कोई भी आप अगर कोई स्टेप ले रहे हैं किसी भी चीज़ से लेके, वेदर बी इट बिजनेस और एनीथिंग और फाइनेंस और एनीथिंग, आप लीगली उस पर अगर साउंड रहेंगे तो वो बेटर स्टेप आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। श्योर। और स्टूडेंट्स, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए आप बताइए कि कैसे वो पढ़ सकते हैं और कैसे वो सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि लॉ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बोलना आना चाहिए ये तो मिथ है किताबें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके फैक्ट्स और लॉ बोथ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके इस प्रोफेशन में आप एक्सेल कर पाओगे। वरना तब नहीं पढ़ोगे स्टूडेंट लाइफ में, तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। बाद में पढ़ना ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फोकस ऑन ऑल बुक्स एंड एवरीथिंग एंड केस लॉज वो पढ़ो। और लिटिगेशन में कैसे हेल्प हो सकती है इनकी, कि क्या करना अभी से, दे शुड गो फॉर? नहीं, अभी तो आपको सिर्फ किताबें पढ़नी चाहिए। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ का ज्ञान चाहिए। ये इंटर्नशिप वगैरह में आप जब कोर्ट जाते हो तो तब आएगा जब आपको बेसिक नॉलेज तो हो लॉ की। पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। इवन कई बार कोर्ट्स में भी ये बोला जाता है कि जो ये इंटर्न्स होते हैं, जो कॉलेजेस में स्टूडेंट हैं वो इंटर्न्स बन के आते हैं, दे शुड फोकस मोर ऑन बुक्स rather than being in courtrooms. तो that is not very much suggested. कभी देखना है लाइव एग्जाम्पल, कोई आर्ग्यूमेंट, आपको उसके बारे में लॉ पता है तो इट कैन बी बेनिफिशियल, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल है आप किताबों में अपना ध्यान दो और पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ो। ड्राफ्टिंग तो खुद आ जाएगी जब आप लॉ पढ़ लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, सो इस बात के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करने की ओर जाते हैं और शुभम भवानिया जी का कॉन्टैक्ट नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए या अपना केस उनसे बातचीत करनी है, कुछ भी कंसल्टेंसी फ्रॉम एग्जिस्ट कूपन कोड लगा देना सो आप उनसे बात कर सकते हैं और अपना कोई भी क्वेरी है तो उनसे डाउट है तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और बात मुझे समझ में आई है श्रेय, ये पहली बार मैंने किसी एडवोकेट से लीगल तौर पे इतनी ज़्यादा बात करी है, इतने सारे मुद्दों पे बात करी है, मुझे एट द एंड ये कंक्लूड हुआ है कि अ लॉयर कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड अगर आप एक ऐसी स्थिति में फंसते हो। भाई इसमें एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, एवरी ह्यूमन हैज 3 फ्रेंड्स, शुड हैव 3 फ्रेंड्स, लॉयर, डॉक्टर एंड श्रेय एक और था यार, कोई इम्पोर्टेंट जना है, सीए। हाँ, एंड CA. 3 people you should be friends with, because if you have these 3 friends, दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, आप स्मूथली चल सकते हो दुनिया में। सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि एक लॉयर से या एक लॉयर के पास जाने के लिए आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हो कि ये लॉयर मुझे एक मनी मेकिंग मशीन देखता है, एक बैग ऑफ कॉइन देख के चल रहा है, तो आपका माइंडसेट जो है नेगेटिव जाएगा और आप ना अपनी हेल्प कर पाओगे ना अपने लॉयर की हेल्प कर पाओगे फॉर द केस। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है एंड यू आर फ्री एंड यू आर क्लियर विद योर लॉयर, जो हुआ सच बात जो भी है बताएंगे, आई थिंक इट्स अ ग्रेटर चांस दैट यू विल सक्सीड इन योर केस। सो थैंक्स भवानिया जी यहाँ आने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल कि क्योंकि मुझे सीखना बहुत पसंद है। खासकर एक तो बहुत अच्छा लगा कि भाई आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड मेरे सीनियर मेरे सामने बैठे हैं। एवरी लॉयर इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, Yes, till death. yes.
एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ और मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मुझे हर चीज़ समझना जानना अच्छा लगता है. सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके वो थोड़ी और बढ़े और मैं थोड़ा अच्छा और लिख पाऊँ. बिल्कुल. थैंक्स अ लॉट यहाँ आने के लिए. आई एम वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल. और वी एक्सपेक्ट कि आप दोबारा आएँ और Definitely. इतना ही अच्छा पॉडकास्ट दोबारा से हो. Definitely. वी लव्ड इट. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. थैंक यू.